आज हम सुभाष जी से बोलेंगे पूछेंगे क्योंकि इन्होंने आरटीआई के तहत हाई कोर्ट के विजिलेंस विभाग में कुछ जानकारी मांगी थी, जो जानकारी इनको पीआईओ के द्वारा नहीं दी गई और बराबर से नहीं दी गई, जिसकी इन्होंने फर्स्ट अपील लगाई थी। और ये जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी यहाँ पर ट्रैफिक हुई, हम अभी जो भी जजमेंट आ रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के भाई आपको सार्वजनिक करना है, पूरा मतलब वीडियो बना सकते हो किसी भी पब्लिक प्लेस पर, जहाँ पर भी कोई भी कोर्ट है या जो भी पैलेस है वहाँ पर वो ओपन कोर्ट के समान चल रहा है पूरा। तो उसके लिए हम लोग ने कहा कि चलो देखेंगे, क्योंकि हमें भी मालूम पड़े कि फर्स्ट अपील कैसे हो रहा है, कैसे सामने से जानकारी दी जा रही है। तो हम सुभाष जी से चाहेंगे कि आप यहाँ पहुँचने के बाद आपके साथ में आपने पहला कदम क्या उठाया, उससे आपने कोई जानकारी पहले आपने पूछा होगा कि हमारी तो उन्होंने क्या कहा, सब लोग जब वहाँ आए थे तो उसने क्या कहा? पहले प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा ये इंटरव्यू लेने के लिए और मेरी बातें रखने के लिए। तो हम आज 2 तारीख को हमारी फर्स्ट अपील आरटीआई की हियरिंग थी, जो कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी मेरे आरटीआई एप्लीकेशन पे, तो मैंने आज उसका हियरिंग था। तो हम आते समय ही हम लोग ने जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी थे उन्होंने आते ही बोले आप इतना जमावड़ा लेके क्यों आए, इधर क्या मारामारी करना है, आपको इधर झगड़ा झगड़ी करना है, इतने सारे लोग लाए। तो मैंने बोला सर मैंने आपको ईमेल में सारी चीज़ एडवांस में बता दी थी कि हम लोग एक्टिविस्ट आएंगे आपके इधर ओपन कोर्ट में हियरिंग होगा, क्वासी जुडिशियल मैटर है, इसमें कोई बार नहीं है, कोई कोर्ट में बार नहीं किया। और दूसरी बात तो उन्होंने अलाउ किया, हम 6 जन मेरे साथ और 6 लोग थे जिसमें आप भी थे, उन्होंने अलाउ किया हमें बैठने के लिए। मैंने उनको धन्यवाद किया। उसके बाद मैंने बात रखी कि सर मुझे ये प्रोसीडिंग की क्वासी जुडिशियल में आरटीआई फर्स्ट हियरिंग है उसकी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने मुझे डिसअलाउ कर दिया। तो मैंने सर बोला कि उनको आप मुझे डिसअलाउ कर रहे हैं तो उसका कोई ग्राउंड दीजिए, कोई साइटेशन दीजिए, कोई लॉ पॉइंट दीजिए, सो दैट मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाऊँ, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मैंने अपने मेल में एडवांस में बता दिया था आपको और उसमें आपने कोई आपत्ति जताई नहीं थी। आपने वो ईमेल को रिप्लाई देते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ऐसा आपने कोई भी वर्ड नहीं किया था, ना मुझे कोई डिसअलाउ किया था वो टाइम पर। ईमेल में आपका एक मुझे रिप्लाई मिला है, लेकिन उसमें आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते ऐसा आपने उधर कोई मेंशनिंग नहीं था। तो मैंने फिर भी उनको आर्ग्यू किया कि सर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का परमिशन दीजिए। तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का आरटीआई एक्ट है, रूल है, उसका कोई सेक्शन का हवाला देते हुए मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने से डिनाई कर दिया। तो मैंने उनसे वो लॉ जो एक्ट है उनका आरटीआई एक्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का रूल्स है उसकी मैंने कॉपी मांगी, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। मतलब वो जवाब भी वो चीज़ भी नहीं दी गई। हाँ। जो मतलब जिसके बेस पर उन्होंने डिनाई किया है। जबकि कानून जो है ये संसद में बना है और संसद सबसे ऊपर है। संसद में ही सारे कानून बनते हैं और संसद ने ही कानून बनाए हैं, तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो अपना इंटरफेयर नहीं कर सकता इस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर उस चीज़ को डिनाई किया गया फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के इन्होंने आगे। और फिर क्या हुआ उसके बाद फिर मैंने आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करोगे या फिर मेरे से ऐसे बात करोगे तो मैं इधर आप पर कंटेम्प्ट लगा दूंगा। जी, मतलब कंटेम्प्ट की धमकी दी गई। हाँ। कंटेम्प्ट की धमकी दी गई। यहाँ पर एक्सप्रेशन किया गया हम लोगों का कि आप अगर यहाँ पर बोलोगे, मतलब आप सच के लिए लड़ोगे, सच के लिए बोलोगे, तो वो चीज़ आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर आपको सब मेरी ही सुनना पड़ेगा। हैरेसमेंट किया गया, मैसेज आ रहा है, राइट? ठीक है, आगे। उसके बाद फिर मैंने उनकी सीट का गरिमा रखते हुए मैंने प्रोसीडिंग शुरू करी। मैंने पूछा सर पीआईओ नहीं आए, तो बोले पीआईओ आने का ज़रूरत नहीं है, तो वो वर्चुअल मतलब वो वर्चुअली अपियर है और वो अपना आर्गूमेंट दे देंगे। तो सर मैंने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है 10 अगस्त 2009 का, उसके तहत उसके पॉइंट नंबर 7 के तहत पीआईओ ने मुझे मेरे फर्स्ट अपील के अर्जी के ऊपर उनका जो
जो उनके लॉ पॉइंट है वो मुझे प्रोवाइड करने चाहिए थे। वो GR के तहत उन्होंने कोई मुझे उनका कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, कोई एफिडेविट दिया कहीं नहीं। तो मैंने बोला सर उनको एफिडेविट देने के लिए बोलिए। तो PIO ने बोला कि उधर से वर्चुअली अपेयर थे, उन्होंने बोला सर इट इज़ बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्स, उनको कोई स्टेटमेंट देने का ज़रूरत नहीं कोई रूल का साइट करते हुए। तो मैंने दोबारा उनसे वो रूल का कॉपी मांगा कि सर मुझे वो रूल का कॉपी दिखाइए सो दैट आई कैन सेटिस्फाई, मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाऊँ कि आप सही कर रहे हैं। उन्होंने डिनाई कर दिया। इसमें देखिए एक चीज़ को समझने की जरूरत है। हम लोग जब कोर्ट में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, तो आर्गूमेंट दोनों पक्ष अपने अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं, देते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स के लॉ के पॉइंट्स भी लगाते हैं कि भाई ये देखिए ये साइटेशन है, इस साइटेशन के बेस पर मैं इस चीज़ को अपना पक्ष रख रहा हूँ, या इस साइटेशन है, ये रूल के तहत। तो रूल्स वगैरह के वो जजते हैं। जैसे कि आपसे भी शायद इन्होंने मांगे थे कि भाई आप अपने रूल्स बताइए, पेपर्स में हमें दिखाइए। मैंने मेरे सबमिशन दिए हुए हैं। तो वो वहाँ पर आपसे मांगे और उनके आपको नहीं दिए गए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ शुरुआत से नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहे हैं कि ये जो इनके जो जज बन के काम कर रहे हैं, जज का काम क्या होता है, निष्पक्ष होकर के, वो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दिखाई दिया वो उनके दूसरे पक्ष के वकील बनकर काम कर रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आई हैं, है ना। ये इसको समझने की जरूरत है। PIO को मतलब जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो डिफेंड कर रहे थे पूरी तरह डिफेंड कर रहे हैं, मतलब उनके वकील बन रहे हैं। उनके उनको वकील बनने की जरूरत नहीं थी, उनसे पूरी सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने CCTV में रिकॉर्ड ले सकता हूँ, ऐसा उनको जजमेंट दिखा है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जो है नागपुर बेंच में दिया हुआ है, क्रिमिनल अपील नंबर 615 ऑफ 2021। इसका ये मैंने जजमेंट दिया कि मैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ऑफिसेस में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इस तरीके का वो जजमेंट है, आप उसका साइट कर दीजिए और मुझे अलाउ कर दीजिए। लेकिन उन्होंने दोबारा ना कर दिया और मैंने प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मीन्स इन्होंने कहते बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर का जजमेंट है, नागपुर बेंच का, वो जजमेंट सामने रखा, उसमें बताया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी पब्लिक पैलेस पर, चाहे ऑफिस हो या कहीं भी हो, वहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और वो जजमेंट का उन्होंने जो मेंशन किया अपने उसमें, आपने कहा कि ये जजमेंट को आपकी उसमें रोजनामा में मेंशन किया जाए, तो वो चीज़ उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मेंशन नहीं किया, जबकि वो मेंशन होना चाहिए था। ये चीज़ें ये सब और वो जजमेंट में देंगे ऐसा, जबकि ये रोजनामा में मेंशन होना चाहिए। क्योंकि जो भी पक्ष आप रख रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट रख रहे हो, वो डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे उनके भी और आपके भी, दोनों के रोजनामा में आना चाहिए। वो चीज़ नहीं आई। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने मेरे लॉ पॉइंट रखे कि CIC का एक डिसीजन है 2021 का, जिसमें PIO ने जो सेक्शन 81H के अनुसार प्रोड्यूसर रिलेशन होने के बाद दाखला देते हुए मुझे इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी है। तो मैंने CIC का डिसीजन उनको दिखाया कि सर ये डिसीजन आया है, प्रोड्यूसर रिलेशन होने के बावजूद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, इस तरीके का CIC का डिसीजन है, वो भी मैंने उनको प्रोवाइड किया, उन्होंने वो रोजनामे में लिया है। दूसरी बात, PIO ने स्टैंड लिया था कि इन्होंने जो कंप्लेंट दिया है, जिसके ऊपर इन्होंने RTI डाला है, वो है कंप्लेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और वो सेक्शन 81H में वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का जो ये प्रोसीजर है वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने स्टैंड लिया, सर ये जो मेरा कंप्लेंट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इट इज़ इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन FIR के तहत ही हो सकती है, और ये मेरा जो मामला है वो इंक्वायरी का मामला है, और इंक्वायरी का मामला इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन रोकना नहीं चाहिए और मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसे मैंने अपने ग्राउंड दिया। उसके बाद भी मैंने दूसरा ग्राउंड दिया, आर्टिकल 21 के तहत मुझे जानकारी हासिल, मेरे कंप्लेंट के ऊपर मेरी जानकारी लेना ये मेरा मूलभूत अधिकार है, जो PIO डिनाई नहीं कर सकता है। उसके बारे में PIO ने कोई कोई अटपटा जवाब दिया है उनको। उसके बाद मैंने ऐसा बोला है कि मैंने अपना ग्राउंड रखा है कि ये जब ये जो मेरे कंप्लेंट के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है आपके पास, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन सुमोटो नहीं किया हुआ है कि जिसमें ये प्रोड्यूसर रिलेशनशिप रख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट के बाद जनरेट हुआ है, इसीलिए ये प्रोड्यूसर रिलेशन आती नहीं है। ये मेरे
मेरे कंप्लेंट के ऊपर मुझे पूरी जानकारी लेना ये मेरा संवैधानिक हक है, जो इस कारण या वो मुझे जानकारी लेने से रोक नहीं सकते। मेरी जानकारी उन्होंने प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद मैंने ग्राउंड लिया कि इनका सेक्शन 81H मेरे सेक्शन आर्टिकल 21 मेरा जो मूलभूत अधिकार है उसको ओवर राइड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो 81E वो ओवर राइड नहीं कर सकता है मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर, इसलिए उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद मैंने बोला RTI सेक्शन 19(5) में 81E मेरे केस में मेरे RTI में कैसा अप्लाई होता है, इनका जस्टिफिकेशन PIO ने देना चाहिए, ना कि मैंने देना चाहिए। वो बर्डन अंडर सेक्शन 95 में वो PIO के ऊपर बर्डन है। अब वो चीज़ के लिए वो उन्होंने डिफेंड करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन 81E मेरे केस में कैसा लागू होता है, वो उन्होंने डिफेंड करना चाहिए। लेकिन ये सारे चीज़ तो उन्होंने ग्राउंड पे मतलब रोजनामे में ली है। अभी पता नहीं वो किस तरीके का जजमेंट देने वाले हैं। फिर मैंने सावित्रीपाल जजमेंट है महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का 2007 रिट पिटीशन 4101 क्रिमिनल, उसमें भी क्वासी जुडिशियल मैटर्स कैसे प्रोसीड होने चाहिए उसकी मैंने उनको कॉपी देनी चाहिए, उन्होंने ली नहीं रिकॉर्ड पर। हाँ, तो मैंने बोला है सर मेरा अपील अलाउ हुआ है कि ना अलाउ हुआ है, आप मुझे बस बता दीजिए अभी। तो वो भी उन्होंने बोला मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, उन्होंने वो भी डिसअलाउ किया। जबकि सावित्रीपाल जजमेंट में बोला गया है आपका अपील अलाउ है या ना अलाउ हुआ है, आपको म्यूचुअली बचा बस बताना है कि आपका ओरली बताना है कि ये अपील आपका अलाउड हुआ है या नहीं अलाउड हुआ है। लेकिन उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इट इज़ माई राइट, मैं इसका जजमेंट दे दूँगा, आपको जजमेंट में मिल जाएगा। ऐसे करके उन्होंने प्रोसीडिंग खत्म कर दी। इसमें देखिए ये क्या चीज़ हुई जो समझ में आई, मतलब कि आपसे आर्गुमेंट करने के लिए बोला गया। जी, आर्गुमेंट के कई पॉइंट, 17 पॉइंट है कुछ आपके। जी बिल्कुल। ये 17 पॉइंट पर एक पॉइंट पर बातचीत होनी चाहिए थी, उसके ऊपर सामने से सवाल जवाब होने चाहिए थे। और उसके ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेना चाह रहे हैं वो उनको लेते हुए, और सामने वाला जो देना चाह रहा है वो लेते हुए, उसके जो पॉइंट पर आपका जो डिनाई कर रहा है उसके एक चीज को पढ़ करके उसके बाद ही क्या बोलते वो चीजें होनी चाहिए थी। मतलब आपके डॉक्यूमेंट उनके पास जाने चाहिए थे, सामने वाली पार्टी के पास, और सामने वाली पार्टी के पास डॉक्यूमेंट आपके पास आने चाहिए थे। और एक एक बिंदु पर कि ये बिंदु क्यों डिनाई किया जा रहा है या इस बिंदु को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस चीज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होना चाहिए था। क्योंकि साहब आप क्या कहते हो, क्या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था? नमस्कार, मैं आदेश भावसा, पिटीशन की वजह से ही मैं एडवोकेट हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने एंट्री किया उसके बाद मैंने जो देखा ऑनरेबल फर्स्ट अपील अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है इंफॉर्मेशन खींच के देना, बराबर। अगर इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं खींच के दिया तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो जिम्मेदार है, उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर जो हो रहा था कि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने हमारे कदम सार के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लेकिन उनके सामने डॉक्यूमेंट के सामने ना तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने रोजनामा में कोई भी मेंशन किया, ना ही उनको पॉइंट पे लिया। जैसे यहाँ पे कोई हेयरिंग हुआ ही नहीं है, पेपर पे तो कुछ रिकॉर्ड दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे वन साइडेड हो रहा है। जितनी भी अपील की आर्ग्यूमेंट हुई, कदम सर ने उनको जजमेंट वगैरह बताया, उनको जजमेंट मालूम है या नहीं है ये भी नहीं पता। तो ये सिर्फ वन साइडेड हो रहा है। इसके अंदर आर्टिकल संविधान ने जो इनको हक दिया, मूलभूत हक दिया, आर्टिकल 21 के हिसाब से इनका सभी का इनका मूलभूत हक तक होता है। उन्होंने ये चीज़ को भी डिनाई कर दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट को भी डिनाई कर दिया। हालांकि इनको CCTV फुटेज वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मुहिम मकसद या हेतु ये रहता है कि हमने आपके साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट किया वो हमारे पास रिकॉर्ड पे आए, हम वो रिकॉर्ड मेरे हिसाब से इन्होंने ये भी कहा कि सर वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के एक कॉपी हम आपको भी देंगे ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे। लेकिन ऑनरेबल फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने वो चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया। मतलब उन्होंने संविधान को कोई नज़रअंदाज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को, संविधान को भी उन्होंने ना ये कर दिया। हालांकि उनकी ड्यूटी ये बनती थी, इनके पास से जो इनके ऑर्डर की कॉपी है वो लेना चाहिए था, वो पॉइंट रखना चाहिए था। उन्होंने जिस एंगल से अपनी बाजू मांडी है वो बाजू उनको पुटअप करके इनको देना था, और दोनों मिला के इनको
आखिर में इनको बताना चाहिए था कि आपकी जो फर्स्ट अपीलेट हमने मान्य किया है या अमान्य किया है, वो म्यूचुअली उनको बताना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर एक ही तरफा ये निर्णय हो रहा है। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि ये मुद्दे को इनके जो ऑर्डर आने के बाद पूरे के पूरे ऑर्डर को मुख्य चीज यहाँ पर देखिए, एक चीज हुई, 17 मुद्दे थे इनके, जी सर। पॉइंट, इनसे पूरे पॉइंट बुलवा लिए बुलवा गए। और बुलवा के फिर सामने वाला भी उसको वैसा के वैसे बोलता चला गया। 17 पॉइंट नहीं, मेरे 7 या 8 पॉइंट थे इन्फॉर्मेशन में। अब उसमें जो भी पॉइंट मतलब उठा रहे थे, उस पॉइंट टू पॉइंट अगर वो बातचीत होती, और उन्होंने क्या है सामने से सिर्फ पढ़ा, अपने पास खुद का रखा हुआ कुछ पेपर पढ़ने के बाद उन्होंने बोला इस हिसाब से हम डिनाई कर रहे हैं। अब वो इस तरीके से अगर विपक्ष का पार्टी, मान लीजिए कोर्ट पे चल रहा है मैटर, सामने विपक्ष वाला अगर ऐसा बोल करके कहता हम डिनाई कर रहे हैं, मुद्दा कोई बड़ा तो सेंसिटिव नहीं है, तो नहीं, वो चीज के ऊपर ये जो आपके पास खड़ा है जिसको इंसाफ चाहिए, वो व्यक्ति के पास अगर वो आएगा ही नहीं रूल, वही कह रहे हैं हम। पढ़ करके वो कैसे मतलब उसके हाँ, ऊपर अभी यहाँ पर क्या होगा कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होता तो फर्स्ट ऑफ अथॉरिटी सर ने जो बताया थे वो जजमेंट हम निकाल सकते थे, उन्होंने दिए, हमारे जजमेंट दे सकते ताकि हमारी एक रिट पिटीशन फाइल हो सके। ये तो एक अलग सी बात है। मुख्य चीज ये है कि एट ए टाइम पे मतलब ये समय बर्बादी होती है ना। अगर उसी वक्त उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया था रूल्स के बेस को लेकर, वो रूल का बेस कर लिया, वो पेपर ड्रॉप पेपर जैसे इनके सारे पेपर वहाँ पर मौजूद थे, वैसे सामने वाले के पेपर उधर आना चाहिए था। उस पेपर को ये पढ़ते और उस जो नियम के तहत इनको डिनाई कर रहे थे, उस नियम को ये पढ़ करके उस चीज़ को अगर क्योंकि ये करते उसमें बोलते ये देखिए ये पॉइंट ऐसा गलत है या ये सही है, उस चीज़ के ऊपर कम से कम आर्गूमेंट होता उस चीज़ का कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए था। रोजनामा से इस टाइप का बनना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं हुई। मतलब फर्स्ट अपीलेट का जो डेट था वो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है इसकी जो आज हुआ है उसके मीटिंग बना के आप इनको मेल करेंगे और मेल करके बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो ऐसे ऐसे रूल्स के हिसाब से ये गलत हुआ है, हम चाहेंगे कि इसकी मीटिंग दोबारा ली जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं माफी चाहूँगा। एक हम कदम सर और हम लोग बैठ के उन्होंने जो जो पॉइंट बताया, जो आर्ग्यूमेंट बताया, जो जजमेंट बताया, उनकी कॉपी हम निकाल के हमने जो मुद्दे मांगे वो मुद्दे पुटअप करके उनको बनाएंगे। सर ये आप ये इसको डिनाई कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ, उसके बाद अगर लगता है तो पूरा ये निर्णय के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन या पीआई जैसे फाइल कर देंगे। एक बात ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने उनको बोला कि मैं मेरे वाइफ का आरटी एप्लीकेशन था, इनके नाम पे था और मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अथॉरिटी लेटर भी लेके आया, तो आपको रिप्रेजेंटेटिव रहने का कोई अधिकार नहीं। तो मैंने GAD जो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उन्होंने जो एक GR निकाला है 12/12/2007, उसमें रिप्रेजेंटेटिव रखने का प्रोविज़न है, वो मैंने दिखाया, तभी उन्होंने माना कि रिप्रेजेंटेटिव आप रह सकते। तो ऐसा इधर तो एक तरफा बैटिंग हो रही थी। मतलब उन्होंने कायदा हर चीज़ में रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख सकते हो। तो मुख्य चीज़ देखिए ये चीज़ है, हम लिस्ट में जा सकते हैं, कुछ भी इनके खिलाफ या जो भी एक्शन हम करवा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है। मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट अपीलेट में जो होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हुई है। तो क्या नहीं हुई है वो मेंशन करके, ताकि दूसरी जो अपीलेट हो या दूसरा कुछ और भी एक्टिविस्ट लोग, हम लोग सब काम कर रहे हैं, सब लोग उस बेस को ध्यान में रखते हुए सामने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू करें उस के लिए। तो उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप भी अपने जो मिनट्स है उसमें जो चीज़ आपको नहीं दी गई कि आपको वो पेपर नहीं मिला जिस पेपर पर उन्होंने डिनाई किया, तुम आप उसका जवाब वहाँ पर नहीं दे सके। तो इसके लिए इस बात के जवाब देने के लिए मुझे ये दोबारा ऐसी मीटिंग फिर से करनी पड़ेगी आपको। ये फर्स्ट अपीलेट को ये चीज़ें हम बोल सकते हैं, हमारा हक है इस चीज़ का, ताकि क्या होते वहीं पे एट ए टाइम पे हमें जवाब और ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। उनके पेपर हमारे पास आने चाहिए, वो पेपर मिलने चाहिए। जिस रूल्स के तहत वो आपको मना कर रहे हैं वो रूल्स के पेपर आपके पास आएंगे, तभी तो जाकर के आप उसका ऊपर बोल सकेंगे ना। अब समझे, तो ये मेरा कहना था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम इस चीज़ को ख़त्म करें, काफ़ी कुछ इसमें आ गया है और ये हम सब लोगों को भेजेंगे इसमें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सोहन जी ने इसमें हम लोगों को सबको एक लेकर के और इस मूवमेंट को, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी और RTI को मजबूत बनाना है। RTI से जो चीज़ें मिल रही है हमारी जनता को मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, उसको हमें वापस लाना है, वापस लाना है, सही इस्तेमाल होने लगे और लोगों को उसका जो मकसद, मेन मकसद तो यही है, ट्रांसपेरेंसी लाना है और लोगों को जवाबदेही आनी चाहिए। लोगों को सारे दस्तावेज, सारे न्याय के जितने भी एविडेंस है वो सब वहाँ पर आने चाहिए रिकॉर्ड पर। दोनों पक्षों को मालूम होना चाहिए RTI का मुख्य पक्ष है।
जिससे इंसाफ यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है वो आरटीआई एक्ट का अन्याय हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उनका अपमान हो रहा है। संविधान आर्टिकल 21 आर्टिकल 61 का भी मद्देनजर पे उसका हत्या हो रही है। इन्फॉर्मेशन कोई इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर इन्होंने चाहा तो 10 मिनट में इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, लेकिन फर्स्ट अपील अथॉरिटी की जो सोच है गलत है, क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। हम इनसे ये फिर से अपील करेंगे कि सर आप ये आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने हमारे से पास किया हमसे ले लो, हमसे डॉक्यूमेंट पुटअप करके फिर से आर्ग्यूमेंट करें, एक हेयरिंग करके हमको हमारी इन्फॉर्मेशन तुरंत से तुरंत दे जाइए और इसके बाद और किसी और के साथ ऐसा परेशानी नहीं की जाए। जय हिंद, जय भारत।